चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं उस वेब सीरीज तांडव की जिस पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है। हालांकि तमाम तरीके के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी मुश्किलें तांडव को बनाने वालों की काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में गुस्सा भड़कता ही जा रहा है। पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ के खिलाफ अब गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। विवादों की वेब सीरीज तांडव पर तूफान थमता नहीं दिख रहा। वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग को लेकर फिर बीजेपी सड़कों पर उतरी। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीकेसी थाने का घेराव किया। बीजेपी नेता राम कदम ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए वेब सीरीज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी मैं यदि दिखाना चाहूँ तो बीकेसी पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर ये जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। साफ तौर पर इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि खास तौर पर अमेजॉन के पूर्व प्रमुख के खिलाफ यहाँ पर शिकायत अंदर दर्ज की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कदम अंदर मौजूद है, लेकिन इनके साथ में ये तमाम कार्यकर्ता है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे विरोध किसके खिलाफ? हमारा कहना एक ही है राम भाई के नेतृत्व में कि अमेजॉन के पेट्रोल प्लेटफॉर्म से ये सीरीज बैन होनी चाहिए। जो हिंदू देवताओं का अपमान हुआ है, हम सब इस आंदोलन में सहभागी है कि ये सीरीज बैन होनी चाहिए। मुंबई में तांडव पर बवाल मचा तो वहीं लखनऊ में तांडव के कंटेंट हेड पर एफआईआर दर्ज हो गई। वेब सीरीज तांडव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में अमेजन से जवाब तलब किया है। उधर तांडव पर हिंदू साधु संत भड़के हुए हैं। जूना अखाड़ा ने इसे हिंदू समाज को अपमानित करने की साजिश का आरोप लगाया है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत बताई है। कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चाटा लगाइए। तांडव पर विरोध की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की मांग की है ताकि वेब सीरीज में विवादास्पद कंटेंट पेश न हो सके। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। दरअसल तांडव के विवादित डायलॉग और उस सीन पर बवाल मचा है जिसमें एक्टर जिशान अयूब यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में भगवान शिव के भेष में दिखाई दे रहे हैं। हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूरा देश उबल रहा है, लेकिन अब तक न तो तांडव पर रोक लगाई गई है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की छूट कब तक दी जाती रहेगी। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वेब सीरीज तांडव के मेकर्स ने भी अब माफी मांगी है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बिना शर्त माफी मांगी है, ये कहते हुए कि किसी की भावना को आहत करना हमारा मकसद नहीं था। हालांकि अलग अलग जगहों पर फिल्म मेकर के खिलाफ अमेजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, सेंसरशिप की बात की जा रही है, सीरीज पर बैन लगाने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब फिल्म बनाने वालों की तरफ से, सीरीज बनाने वालों की तरफ से बिना शर्त माफी मांगी गई है। सवाल है कि क्या माफी मांगना काफी है? तांडव के बाद एक और फिल्म विवाद की बात करते हैं। यह विवाद है एनकाउंटर में मारे गए डॉन विकास दुबे पर बनी फिल्म को लेकर। विकास दुबे के परिवार ने इस पर ऐतराज जताया है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यूपी का सबसे खौफनाक कांड, बिकरू कांड का गुनहगार विकास दुबे। एमपी से गिरफ्तारी, फिर एनकाउंटर। विकास दुबे के रियल लाइफ स्टोरी का तो द एंड हो चुका है, लेकिन विकास दुबे की रियल लाइफ फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में है। विकास दुबे की फिल्म पर विवाद। फिल्म का प्रोमो सामने आ चुका है, इसको लेकर परिवार ने कड़ा ऐतराज जताया है। खोल दिए हैं।
किस वजहों से आप लोगों ने इसमें कानूनी नोटिस भेजा है और इसके आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर कोई संपर्क नहीं करते प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के? देखिए, विकास दुबे पे पिक्चर बन रहे हैं। अगर विकास दुबे पे पिक्चर बन रही है तो उनकी पत्नी पे भी बन रही है। किसी व्यक्ति विशेष का जीवन अपना व्यक्तिगत होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपसे मुझे नहीं जोड़ा जा सकता। मेरा जीवन जीने का अधिकार है, आपका अपना अधिकार है। विकास दुबे से जुड़ी किताब पर भी ऐतराज। मैं कानपुर वाला किताब की स्टोरी पर ही फिल्म बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अलग अलग जगहों पर की जा रही है। इस छोटी सी कंप्लेन की वजह से तुम हमारे दरवाजे पे आ गए। विकास दुबे की पत्नी ने इस मामले में फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा है। 7 दिन में उचित जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की बात भी कही गई है। मामले में गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी दखल देने के लिए कहा गया है। ऋचा दुबे के वकील ने फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक पर परिवार की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। नाम ये किया गया कि इनको 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिया है। तो भाई, अगर आपने दिया है तो आपके पास एविडेंस होगा, हमने कंसेंट दी होगी, कुछ तो होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। केवल मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत एक 50 लाख का र्यूमर क्रिएट किया गया मार्केट में। विकास दुबे के परिवार का कहना है कि किताब और फिल्म के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही उन्हें इसके बारे में पता चला। विकास दुबे पर जो फिल्म फिल्माई जा रही है उसके 2 मिनट 46 सेकंड के प्रोमो को अगर देखें तो पूरी फिल्म में विकास दुबे को यह दर्शाया गया है कि वो कानपुर के एक छोटे से गांव बिकरू में बैठकर कैसे पूरे कानपुर पर राज करता था। डॉन वाली इसी छवि की वजह से विकास की पत्नी ऋचा और उनके परिवार वालों ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अगला विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में आज एक बार फिर सियासी हिंसा देखने को मिली। बंगाल की सियासत की रक्तचरित की एक और तस्वीर, कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव की तस्वीर। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में जमकर पत्थरबाजी की गई। टॉलीगंज ब्रिज के पास रोड शो में पत्थर फेंके गए। रोड शो के दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद पथराव हुआ। दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया था। इस इलाके को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसी रैली में दिलीप घोष समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बीजेपी का रैली दक्षिण कोलकाता में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैली चलते हुए अभी हाजरा राजबिहारी मोड़ पहुंचने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ समर्थक के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक का झड़प हो गया। यहाँ पर बाइकों को भी गिराया गया, तो यहाँ पे किस तरह से तोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे इसको काबू करने की कोशिश पुलिस की तरफ से इस समय किया जा रहा है। और ये इलाका जो है टॉलीगंज का इलाका, यहाँ पर ये स्थिति बन चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हजारों के तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता है। उनका ये आरोप है कि अंदर से तृणमूल कांग्रेस के कुछ समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद दोनों तरफ गुटों के बीच झड़प हो गई। कोलकाता में बीजेपी की रैली हुई, वहीं नंदीग्राम में ममता ने रैली की। नंदीग्राम में ममता ने बेहद अहम ऐलान किया। रैली में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता का ये ऐलान बेहद अहम है क्योंकि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी ने पिछला चुनाव कोलकाता के भवानीपुर से लड़ा था। इस बार ममता नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ने का संकेत दे रही। ममता के इस ऐलान को बेहद अहम माना जा रहा है। नंदीग्राम में किसानों की जमीन को लेकर चलाए गए ममता बनर्जी के अभियान ने 2011 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता में आने में बहुत मदद की थी। ममता की पार्टी ने वाम दलों को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की। 2021 में ममता को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है और यही वजह है कि ममता को फिर नंदीग्राम की याद आई है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात रोहिंग्या की, जिनकी जोर शोर से धरपकड़ की जा रही है। मामला आतंकी हमले के अलर्ट से जुड़ा है, साथ ही साथ दहशत के अर्थतंत्र का भी आरोप है। तो दिल्ली में गिरफ्तारी, यूपी में तलाश।
रोहिंग्या शरणार्थियों पर शिकंजा, दहशत के अर्थतंत्र पर लगेगी लगाम। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस का ये डोर टू डोर कैंपेन है। रोहिंग्या शरणार्थियों की तलाश में ये अभियान चल रहा है। रोहिंग्याओं के जरिए देश पर आतंकी हमला हो सकता है। इसके इनपुट के बाद ये कार्रवाई हो रही है। जाकिर नाइक कुछ रोहिंग्या नेताओं के साथ मिलकर भारत के कुछ शहरों पर हमले की प्लानिंग रच रहा है। इस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर देश की राजधानी कई खतरों का सामना कर रही है। पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ही नहीं, जो अन्य एजेंसियां हैं IB, FRRO, उनकी तरफ से बाकायदा देश में ठहरे, अवैध तौर पर ठहरे विदेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। हाल में ईस्ट दिल्ली में भी कुछ रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 8 रोहिंग्या की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। कैसे ये लोग भारत में दाखिल हुए, इनका मकसद क्या है, क्या इन्हें आर्थिक तौर पर मदद दी जा रही थी? पुलिस अब इन सब की जांच कर रही है। वो ट्रैवल कर रहे हैं एक कोविड स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से दिल्ली की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन और ये भी थी कि ये आनंद विहार जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये लोग उतरेंगे और फिर अलग अलग एरियाज़ के लिए निकलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोगों ने एक टीम बनाई। उसके बाद हमने FRRO के आदेशानुसार इन सब लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया। दिल्ली में धरपकड़ हो रही है तो वहीं यूपी में भी सुरक्षा एजेंसियां बड़ा अभियान चला रही हैं। यूपी में 2000 से ज्यादा रोहिंग्या नागरिकों की तलाश। उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि 2000 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से बांग्लादेश के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में उन्होंने ठिकाना बना लिया है। और यूपी पुलिस और ATS को इन रोहिंग्या से हुई पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनमें से कई रोहिंग्या के तार टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं। यूपी ATS रोहिंग्या के उस हवाला नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, जिसके माध्यम से ये बांग्लादेश और म्यांमार में पैसे भेज रहे हैं। स्टेट इंटेलिजेंस और ATS जोर शोर से इस मुहिम में जुटा है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। 50-55 दिन से लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग के साथ, और अब भी लगता है कि मामला आर पार के मूड में नजर आता है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किस तरीके से आंदोलन की तस्वीरें नजर आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में मार्च करेंगे, आउटर जो रिंग रोड दिल्ली का है उस पे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। महिलाओं की कबड्डी, गीत गाकर हुंकार भरती महिलाएं, ट्रैक्टर मार्च की प्रैक्टिस। कृषि कानून के खिलाफ ये किसानों का रण है जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर नजर आ रहा है। सिंगू बॉर्डर पर 100 घोड़े अस्तबल में मौजूद हैं। इसमें एक घोड़ा 9 करोड़ का भी है। आप मुझे जिस जगह पर देख रहे हैं, मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और अब आप कहेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन में मैं घोड़े पर सवार क्यों हूं। दरअसल ये घोड़े जो हैं वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर ही बड़ी संख्या में यहाँ पर उनको तैनात किया गया है। और अब आप कहेंगे कि आखिर ये तैयारी किस चीज की है, तो ये तैयारी है 26 जनवरी की। आपको बता दें 26 जनवरी पर परेड होगी और इसी के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अस्तबल बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में घोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह महिलाओं का ग्रुप भी अपने अंदाज में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। गीत गाकर किसानों के समर्थन में आवाज उठा रही हैं ये महिलाएं। किसान महिला दिवस के रूप में ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिंघू बॉर्डर पे, और महिलाएं चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब यहाँ पर मौजूद है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और लगातार लिखा हुआ है वुमेन आर द बिगेस्ट प्रोटेस्टर एवर, यानी कि इतिहास में भी जो आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका रही है। किसान का जो पूरा परिवार है वो एकजुट है, लगातार आवाज उठाई जा रही है और यही मांग है कि जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर महिला कबड्डी का आयोजन किया गया। इसमें महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी खेलकर किसानों के समर्थन की आवाज बुलंद की। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये मामला कानून व्यवस्था का है, लिहाजा इस पर फैसला पुलिस को लेना है। टीम न्यूज नेशन। देश के कई राज्यों में 10 महीने बाद आज स्कूल खुले। दिल्ली और राजस्थान में आज से स्कूल खोल दिए गए। इस दौरान हर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता नजर आया। चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बॉडी टेम्परेचर चेक करता है स्टाफ।
सैनिटाइजर देकर एंट्री। कोरोना के कहर के 10 महीने बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खुले तो इस बात का भी ख्याल रखा गया कि कोई कोरोना गाइडलाइंस ना भूल जाए। कोरोना के घटते संक्रमण और टीकाकरण शुरू होने के बाद दिल्ली में स्कूल फिर से खुले हैं। हालांकि स्कूल अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही खुले हैं, लेकिन महीनों से बंद विद्या के मंदिर के द्वार खुले तो छात्रों से लेकर शिक्षक तक के चेहरों पर मुस्कान छा गई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैम भी बहुत मेहनत कर रही थी हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद स्कूल है। मैम, स्कूल आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक क्लास में 12 से 15 छात्रों को ही बिठाया गया, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद अब स्कूल के खुलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में अब 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को एंट्री जो है वो अब शुरू की गई है। आज से स्कूल खुलने लगे हैं, स्कूल के दरवाजे खुल चुके हैं। शिक्षा के साथ व्यवस्था के हालात जानने खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक स्कूल पहुंचे। उन्होंने क्लासरूम में जाकर छात्रों से बात की। उत्साह है, स्कूलों में उत्साह है, बच्चों में भी उत्साह है, हमारे टीचर्स में बहुत खुशी है। और बच्चे, जब मैं यहाँ केमिस्ट्री लैब में आया तो लिटमस टेस्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा ये हम सबका लिटमस टेस्ट ही है और उम्मीद है सब अब ठीक होगा। दरअसल मई में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उससे पहले प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी, फिर कोरोना के मामले भी घटे हैं। यही सब सोचकर सरकार ने दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन इसमें काफी सख्ती से पालन किया गया है। जैसे छात्रों को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी है। राजस्थान में खुले स्कूल। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी स्कूल खुले तो स्कूल स्टाफ से लेकर बच्चे सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। क्लासरूम में सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क लगाना जरूरी है। वहीं क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को बिठाया गया। अब देखिए तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह बच्चों का बैठाया गया है। हर बच्चे के मास्क लगा हुआ है, एक तय दूरी पर सभी बच्चों को बिठाया गया है कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। इसके साथ ही बच्चों को ये भी हिदायत है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का पेन नहीं लेगा, आपस में भोजन भी शेयर नहीं करेंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को माता पिता की लिखित परमिशन के बाद ही स्कूल बुलाया गया है। सर, हमने पूरी टीम बनाई है, क्लासेस में जाएंगे बाकायदा, और क्लास के अंदर जाकर जो क्लास टीचर है वो गेट पर ही इनका कंसेंट लेटर लेगी, उनको फाइल करेगी। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसे स्कूल आने से मना कर दिया गया। वहीं बच्चों को भी समझाया जा रहा है कि वो ना तो भीड़ बढ़ाएं और ना ही एक साथ बैठकर खाना खाएं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात महाराष्ट्र के पालघर की, जहां एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाया कि मानो किसी को पता ही ना चले। ये डराने वाली रिपोर्ट देखिए। सनकी आशिक की करतूत, पहले की प्रेमिका की हत्या, फिर लाश को दीवार में चुनवा दिया। मुंबई से सटे पालघर में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पालघर के वानगांव इलाके में यही वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये सिरफिरा आशिक रह रहा था और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट की दीवार में इसने प्रेमिका की लाश चुनवा रखी थी। पालघर जिला के वानगांव इलाके में ये वही वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स है, जहां आरोपी ने 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पर लिया था, इस उम्मीद में कि शादी के बाद वो अपनी प्रेमिका के साथ उस फ्लैट में रहेगा। पर किसी ने सोचा नहीं था कि वही फ्लैट प्रेमिका का कब्र बन जाएगी। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस फ्लैट को बंद कर दिया है और इसी फ्लैट के बाथरूम के ऊपर आरोपी ने प्रेमिका की लाश को चुनवा दिया था। प्रेमिका की हत्या के बाद भी करीब 4 महीने से इसी घर में ये रह रहा था और किसी को शक ना हो इसलिए वक्त पर किराया भी भरता रहा। इतना ही नहीं, कभी आवाज बदलकर तो कभी चैट करके आरोपी ने प्रेमिका के घर वालों को भी धोखे में रखा। लेकिन अब इसके गुनाहों से पर्दा उठ चुका है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़का जो है पिछले 21 अक्टूबर को कि भाई हमें शादी करना है, शादी का सामान लेने के लिए जाना है करके लड़का लड़की को लेके गया और वानगांव में पहले से ही उन्होंने 3 साल पहले ही रूम लिया था किराए पे। वहाँ ले जाके उसने लड़की को मार डाला। आरोपी को अरेस्ट किया है और अभी पुलिस कस्टडी में है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका 6 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, जबकि लड़की उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लिहाजा पीछा छुड़वाने के लिए उसने इतना खौफनाक कदम उठाया। पालघर से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।